नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC110 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भारत में औपनिवेशिक विस्तार द्वितीय। चैप्टर में कुल मिलाकर हमें यह पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आएंगी और व्यापार करते करते उनकी इच्छा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही कंपनियां भारत में राजनीतिक रूप से सर्वोच्चता हासिल करना चाहती हैं। दोनों ही कंपनियां भारत में शासन करना चाहती हैं। इसके परिणामस्वरूप दोनों के हितों का टकराव होगा और दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध होगा। युद्ध की इसी श्रृंखला को हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी जो है और ब्रिटिश जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में सर्वोच्चता को लेकर जो संघर्ष होगा। ऐसे में इस संघर्ष के बीच में 3 युद्ध होंगे, जिन्हें हम पहला, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध जानेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन युद्धों के क्या कारण थे और इन युद्धों के क्या परिणाम रहे और भारत की राजनीति इससे कैसे प्रभावित हुई। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 2 जरूर सुनिए, जहाँ पर आपको यह पता चलेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी का निर्माण कैसे हुआ था। तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों शक्तियों की प्रकृति कैसी थी, यानी इन दोनों कंपनियों का निर्माण कैसे हुआ था। तो जैसे कि दूसरा चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पूरी तरीके से निजी कंपनी थी। इसे ब्रिटेन में बड़े बड़े व्यापारियों ने अपना शेयर लगाकर तैयार किया था। तो क्योंकि व्यापार करने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, तो ब्रिटिश कंपनी के पास वो बड़ी पूंजी थी, पहली चीज़। अब फ्रेंच कंपनी की बात करते हैं तो फ्रेंच कंपनी क्या थी, वो फ्रांसीसी सरकार के अधीन थी। तो ऐसे में उसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था, फ्रांसीसी सरकार। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, पूरी प्राइवेट थी। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को व्यापार करने में उत्सुकता थी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। क्योंकि प्राइवेट सिस्टम का मतलब ये है कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा आए। इधर फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी, वो अंडर गवर्नमेंट थी, यानी कि सार्वजनिक थी वो। तो ऐसे में उन्हें सरकार के नियंत्रण में रहना था। तो ऐसे में उनका निजी कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, वो उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो एक ना जो जोश वाली बात होती है, जो उत्सुकता वाली बात होती है, वो ब्रिटिश कंपनी में थी, फ्रेंच कंपनी में नहीं थी। पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी थी, प्राइवेट, और इसकी प्रकृति कैसी थी, गवर्नमेंट। दूसरी बात, ब्रिटिश कंपनी के पास बड़े बड़े जहाज़ थे, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसके व्यापारिक ज्ञान का क्या था, सीमित था। इसका व्यापारिक ज्ञान, वाणिज्य ज्ञान सीमित था। ब्रिटिश कंपनी के पास धन भी ज़्यादा था और फ्रांसीसी कंपनी के पास धन कम था, क्योंकि वो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में थी। ऐसे में दोनों कंपनियों की गुणवत्ता की अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, ये मुख्य रूप से तंबाकू के व्यापार से इसको राजस्व मिलता था। राजस्व मतलब टैक्स जो मिलता था, सबसे ज़्यादा फायदा मिलता था वो तंबाकू से व्यापार से मिलता था। और तंबाकू के व्यापार पर उनकी सरकार का एक अधिकार था। तो ऐसे में ये सरकारी कंपनी थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो निजी कंपनी थी। ये व्यक्तिगत उद्योग पर आधारित थी और किसी भी तरीके से इसे राज पर डिपेंडेबल होने की जरूरत नहीं थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत होगी, वो भारत में 1664 में होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई किताब में, तो किताब के सनों पर हम नहीं जाएंगे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो सन 1664 यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और ये पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण में थी। 1667 में यानी कि 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान भारत में आएगा और 1668 में ये सूरत में अपना पहला कारखाना लगाएंगे। कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। फिर ये 1669 में भारत में मुसलीपट्टनम नाम के एक स्थान पर अपना कारखाना लगाएंगे। इस प्रकार से सूरत और मुसलीपट्टनम में इनकी बस्तियां बननी शुरू हो जाएंगी। फिर आगे चलकर ये गोलकुंडा को जीत लेंगे और आगे चलकर ये पांडिचेरी को भी जीत लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर देगी। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी की बात की जाए तो ब्रिटिश कंपनी भारत में पहले आई थी, जबकि फ्रेंच कंपनी बाद में आई थी। इधर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या करा, स्पेनिश को, डचिस को, पुर्तगालियों को, इन सबको भारतीय क्षेत्र से खदेड़ा। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी आगे बढ़ रही थी, वैसे उनके सामने एक नया प्रतिद्वंदी आ गया, फ्रांस। अब ऐसे में उनको फ्रांस से निपटना था। तो यहाँ से यहाँ तक जो उन्होंने बताया है, वो भारत में फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से दोनों कंपनियाँ जो हैं वो भारत में शासन को आगे बढ़ाएंगी।
तो इस वाले पैराग्राफ को समझने के लिए आप दूसरा चैप्टर जरूर ध्यान से पढ़ें, ताकि वहाँ से आपको ये पता चल जाए कि ब्रिटिश कंपनी का निर्माण कैसे हुआ था। और फ्रेंच कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंच कंपनी में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले वो बातें ये हैं कि फ्रेंच कंपनी का निर्माण कब हुआ, 1664 में। इसके अलावा ये कंपनी किसके नियंत्रण में थी, राज्य के। इसके अलावा इन्हें राजस्व सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता था, तंबाकू के व्यापार से। इसके अलावा एक बंदा था फ्रांसिस कैरोन, जो कि 1667 में भारत में अपनी टीम के साथ आएगा। 1668 में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाएंगे और उसके बाद मुसलीपट्टनम नाम पर अपना कारखाना स्थापित करेंगे और फिर ये गोलकुंडा को भी जीत लेंगे और आगे चलकर धीरे धीरे करके पांडिचेरी को भी अपने क्षेत्र में ले लेंगे। ऐसे में फ्रांसीसी जो कंपनी थी ये जो मजबूत होगी उसमें किसकी भूमिका होगी, डुप्ले की। और डुप्ले की वजह से शायद ये कंपनी हारेगी भी। तो इतनी बात आपको फ्रेंच कंपनी के बारे में जरूर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से जो पहला प्रश्न बनता है सबसे ज़बरदस्त, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या रहा। तो देखिए भाई, मुद्दा ये था कि उस समय दुनिया में 2 ही महाशक्तियाँ थीं, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। और इन दोनों के बीच में एक होड़ मची हुई थी यूरोप में कि सबसे ज़्यादा उपनिवेश किसके होंगे। क्योंकि देखिए जो डचिस थे, जो नीदरलैंड के थे, ये भी शुरुआत में पावरफुल थे लेकिन इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। पुर्तगाली भी पावरफुल थे लेकिन इनकी भी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। और जो स्पेनिश थे ये भी अपना आत्मसमर्पण कर चुके थे। लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ना, ये ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहते थे। ये दोनों ये चाहते थे कि सबसे ज़्यादा गुलाम देश किसके होंगे। तो ऐसे में ब्रिटेन भी कई देशों को गुलाम बनाना चाहता था और फ्रांस भी कई देशों को गुलाम बनाना चाहता था। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में ना युद्ध रहते थे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे 3 कर्नाटक युद्धों की। तो क्या हुआ था, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। तो ऑस्ट्रिया का राजा कौन बनेगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस ब्रिटिश जो थे यानी कि जो अंग्रेज थे, इनके विचार अलग थे और फ्रांसीसियों के विचार अलग थे। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया में ये अपने समर्थन की सरकार का निर्माण करना चाहते थे। तो यूरोप में इनके बीच में युद्ध होने लगा। किसके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो यूरोप में युद्ध होने लगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। तो उसी समय ब्रिटेन की कंपनी और फ्रांस की कंपनी भारत में भी थी। तो जब यूरोप में युद्ध होने लगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो वही युद्ध भारत में भी छिड़ गया। यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो कि ऑस्ट्रिया को लेकर यूरोप में लड़ रहे थे, तो ऐसे में उन दोनों ने कंपनियों ने भारत में भी युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उस युद्ध का प्रभाव यहाँ पर पड़ा। तो कर्नाटक युद्ध का पहला कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, जिसको लेकर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ और इसी परिणाम स्वरूप भारत में भी इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था कर्नाटक का नवाब। अब मैं अगर कर्नाटक के नवाब की बात करूं तो उस समय कर्नाटक का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन। अब देखिए अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, उस समय इस यहाँ पर जो कंपनी थी वो थी फ्रेंच कंपनी, जबकि ब्रिटिश कंपनी कूटनीति का सहारा लेगी और अनवरुद्दीन से मिलेगी। अभी अनवरुद्दीन से मिलेगी और पता क्या कहेगी कि भाई अपने क्षेत्र से ना तुम फ्रांसीसियों को हटा दो, बदले में तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। इधर डुप्ले जो होगा ना फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जाके ये कहेगा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से कि भाई देखो युद्ध हो रहा है यूरोप में, उन्हें होने दो, तुम अपने ना राज्य में युद्ध मत होने दो, क्योंकि जिस राज्य में युद्ध होता है वहीं नुकसान होता है। अब ऐसे में बेचारा अनवरुद्दीन फंस गया कि वो फ्रांसीसी कंपनी को सपोर्ट करे या ब्रिटिश कंपनी को सपोर्ट करे। तो ऐसे में अनवरुद्दीन ये डिसीजन लेता है कि वो ब्रिटिश कंपनी को सपोर्ट करेगा और वो फ्रांसीसी कंपनी से ये कहता है कि भाई तुम हमारा क्षेत्र छोड़कर चले जाओ। अब फ्रांसीसी कंपनी क्या करती है, उसकी आज्ञा का टाल मटोल करती है और उसके राज्य से निकलती नहीं है। ऐसे में अनवरुद्दीन क्या सोचता है कि मैं फ्रांसीसी कंपनी को क्या करूँगा, एक सबक सिखाता हूँ, और अपनी सेना को आदेश देता है कि फ्रांसीसी कंपनी को जाके पेल दो। इधर फ्रांसीसी कंपनी की संख्या छोटी सी थी और अनवरुद्दीन की सेना की संख्या ज़्यादा थी। फिर भी फ्रांसीसी इस युद्ध के जीत गए। और फ्रांसीसी जब इस युद्ध को जीत गए तो उनके मन में ये आया यार कि एक छोटी सेना भी एक बहुत बड़ी सेना को हरा सकती है। पहले कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से ये पड़ा कि यूरोपीय लोगों को ये पता चल गया कि वो अपनी छोटी सी अनुशासित सेना से एक बड़ी सेना को हरा सकते हैं। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जो पहला युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध, ये 1740 से 48 तक चला। और इस युद्ध में सबसे बड़ी कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार।
दूसरा कर्नाटक के नवाब, जो कि मैंने कहानी बता दी, यहाँ से यहाँ तक यही लिखी है। लेकिन अब यहाँ पर एक मुद्दा बनेगा भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये मुद्दा बनेगा कि एक क्षेत्र है मद्रास, और जो मद्रास है ये जीत लेगा कौन? डुप्ले। तो मद्रास पर कब्जा किसका हो जाएगा? फ्रांसीसियों का। लेकिन ना तभी फ्रांसीसियों का एक बड़ा अफसर भारत में आएगा, और उस अफसर का नाम हमारी किताब में लिखा है एडमिरल ला बारडाउनेयर्स। ये ना मॉरिशस से आएगा अपने सैनिक जहाज़ों को लेकर, और ये पता है क्या करेगा? ये 4 लाख पाउंड की रिश्वत ले लेगा। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस रिश्वत को लेकर मद्रास किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी में फूट पड़ जाएगी। एक तरफ तो डुप्ले ये चाहता है कि मद्रास पर कब्जा उसका हो जाए, पूरे क्षेत्र को वो नियंत्रण में ले ले, लेकिन ऐसे में उसी के देश का एक बंदा जो कि उससे बड़ा एक अफसर है, वो 4 लाख पाउंड में बिक जाएगा, और इस रिश्वत को लेकर वो मद्रास को लौटा देगा ब्रिटिश को। लेकिन डुप्ले किसी भी कीमत पर मद्रास को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में जब ये जो था ना बंदा एडमिरल ला बारडाउनेयर्स, जब ये वापस चला जाएगा भारत से, तो डुप्ले फिर से क्या करेगा? मद्रास पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ेगा, आक्रमण करेगा, और आसानी से मद्रास पर कब्जा कर लेगा। और अंग्रेज कैदियों को तो पांडिचेरी ले आएगा और उन्हें बंदी बनाकर रख लेगा। यानी कि ब्रिटिश को हरा देंगे ये, और कैदी करके, यानी कैद करके बंदी बनाकर उन्हें अपनी जेल में डाल देंगे। इसके बाद फ्रांसीसी पता है क्या करेंगे? सेंट डेविड किले पर आक्रमण कर देंगे, जो कि पांडिचेरी के दक्षिण में था, और इस पर ब्रिटिश का नियंत्रण था। हालांकि 18 महीने तक इस पर फ्रांसीसियों को कब्जा बने रहेगा, लेकिन इसके बाद ना यूरोप में युद्ध शांत हो जाएगा। तो यूरोप में जो युद्ध शांत होगा, किसके बीच में? ब्रिटेन के बीच में और फ्रांस के बीच में। तो इस युद्ध के शांत होने के बाद जो ब्रिटिश के इलाके थे वो ब्रिटिश को लौटा दिए जाएंगे, और जो फ्रांसीसियों के इलाके थे वो फ्रांसीसियों को लौटा दिए जाएंगे। और ये युद्ध खत्म होगा एक्स ला शापेल की संधि से। हालांकि यहाँ पर किताब में गलत लिखा है, यहाँ पर चैपेल की संधि लिखा हुआ है, लेकिन एक्स ला शापेल की जो संधि हुई थी, इस संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था? खत्म हुआ था। तो अगर पहले कर्नाटक युद्ध की बात आपसे की जाए, तो पहले कर्नाटक युद्ध में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसका कारण था, पहली बात तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। दूसरी बड़ी बात ये थी कर्नाटक के नवाब की भूमिका को लेकर। और इस युद्ध में फ्रांस की स्थिति बेहतर थी, लेकिन फ्रांस अपनी आंतरिक गुटबंदी का शिकार हो गया। जहां डुप्ले एक विस्तारवादी नेता था, डुप्ले एक विस्तारवादी गवर्नर था, उसकी सोच ये थी कि मेरे साम्राज्य को फैलाऊं, मैं पूरे के पूरे मद्रास, पांडिचेरी, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लूं। लेकिन उसके ही अपने एक अफसर से उसकी फूट थी, और वो अफसर 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास किसको दे देता है? मद्रास दे देता है ब्रिटिश कंपनी को। हालांकि उसके जाते के साथ ही डुप्ले फिर से मद्रास पर आक्रमण करेगा और मद्रास को अपने नियंत्रण में लेगा। आई होप सो आप प्रथम कर्नाटक युद्ध समझ चुके हैं और कर्नाटक के नवाब की भूमिका भी समझ चुके हैं, अनिरुद्दीन की। तो पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की बेहतर स्थिति, इसमें आपको यही बताया जाएगा कि वैसे तो फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा मजबूत थे, और अगर डुप्ले और एडमिरल ला एक हो जाते तो मे बी उस दौरान ब्रिटिश कंपनी का हमारे यहाँ से पत्ता साफ था, और ब्रिटिश कंपनी हमें गुलाम नहीं बनाती, जबकि फ्रेंच कंपनी हमें गुलाम बना लेती अगर वो दोनों एकजुट हुए होते। इसके अलावा इस युद्ध का एक और प्रभाव हमें दिखाई देता है। वो प्रभाव ये दिखाई देता है कि जिस भी सेना के पास नेवी होगी, नेवी पावर होगी, यानी कि समुद्री शक्ति होगी, वही भारत पर नियंत्रण कर पाएगी। जिस सेना के पास समुद्री शक्ति नहीं है वो भारत में कब्जा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से पेपर के लिए जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी बेहतर कैसे थी। तो चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जरूर देखिए, और यहाँ पर जो मैंने फ्रेंच कंपनी के बारे में बताया वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण और परिणाम बताइए, तो आप इसका भी आंसर देने में क्या हैं? सक्षम हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में नवाब की भूमिका बताइए। तो ये जो प्रश्न आएंगे ये आप करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। आगे चैप्टर में दूसरा कर्नाटक युद्ध यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध का वर्णन किया गया है।